हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का 5th चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंट कम्स टू यूरोप। हम पढ़ेंगे कि यूरोप में प्रिंट की शुरुआत कैसे हुई। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पुराने समय में एक सिल्क रूट हुआ करता था जिससे चाइना से सिल्क और मसालों का ट्रेड किया जाता था यूरोप में। इसी रूट के थ्रू पेपर का भी ट्रेड किया जाता था यूरोप में। तो इस तरीके से पेपर भी यूरोप में पहुंचता था और उसी पेपर से यूरोप में मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाए जाने लगी। जो बुक हाथों से लिखी जाती है उसे बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। क्योंकि उस समय पर यूरोप में कोई भी प्रिंटिंग टेक्निक नहीं थी, तो यूरोप में प्रिंटिंग टेक्निक आई कैसे, चलिए पढ़ते हैं। इटली के एक एक्सप्लोरर मार्को पोलो, जो काफ़ी लंबे समय से चाइना को एक्सप्लोर कर रहे थे, यानी कि चाइना की छानबीन कर रहे थे, उन्होंने चाइना से ही प्रिंटिंग की टेक्निक सीखी थी। और जब वो 1295 में चाइना से इटली वापस आते हैं तो वो अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक लेकर आते हैं, जिसकी वजह से इटली में भी बुक्स का प्रोडक्शन शुरू हो गया। कौन सी टेक्निक से? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक से इटली में भी बुक्स छपने लग गई। अब जो रिच पीपल थे, जिन्हें एरिस्टोक्रेट बोला जाता है, वो इन बुक्स को खरीदना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इसकी जो पेपर क्वालिटी थी वो काफ़ी कमज़ोर थी और ये बहुत ही सस्ती थी। उनको ये डर था कि कहीं उनका स्टैंडर्ड डाउन ना हो जाए, तो इसलिए उनके लिए एक स्पेशल पेपर पर मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी जिसको वेलम बोला जाता है। यह पेपर काफ़ी एक्सपेंसिव होता था क्योंकि ये एनिमल्स की स्किन से बनता था। और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स और मर्चेंट्स थे वो इन प्रिंटेड बुक्स से काफ़ी खुश थे। क्यों? क्योंकि वो इनको आसानी से अफोर्ड कर सकते थे, यानी कि आसानी से खरीद सकते थे, क्योंकि ये बहुत ही सस्ती थी। लेकिन जो यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक आई थी वो अभी तक पूरी तरह से पॉपुलर नहीं हुई थी और जो बुक्स की डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और लेकिन सप्लाई बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो बुक सेलर्स थे वो स्क्राइब्स को हायर करना शुरू कर देते हैं। स्क्राइब्स कौन होते थे? जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखते थे और उनकी बहुत सारी कॉपी बनाते थे। स्क्राइब्स को हायर करने के बाद भी जो बुक सेलर्स थे वो बुक्स की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी प्रोसेस है और काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसे? क्योंकि जो स्क्राइब्स थे वो बुक्स को लिखने के लिए ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, यानी कि ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। इसकी वजह से ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस से होता है। यह दुनिया की पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग थी। चलिए पढ़ते हैं गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। जो गुटेनबर्ग थे वो जर्मनी में रहते थे और ये एक मर्चेंट के बेटे थे। इनके बड़े बड़े ओलिव्स और ग्रेप्स के फार्म भी थे। ये इमेज है गुटेनबर्ग की। तो गुटेनबर्ग बचपन से ही ऐसी मशीनों को देखते हुए आ रहे थे जिससे ओलिव्स और ग्रेप्स को प्रेस किया जाता था, और इन्होंने स्टोन को पॉलिश करने की आर्ट भी सीखी और ये एक सुनार भी बन गए। तो इन्होंने इसी नॉलेज का यूज करके एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई और उन्होंने उसे नाम दिया गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। और इस प्रिंटिंग प्रेस की हेल्प से जो पहली बुक छापी गई वो थी बाइबल। देखो ये है गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस और इससे जो पहली बुक छापी गई थी वो थी बाइबल। बाइबल की 3 साल में लगभग 180 कॉपीज बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं था कि प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से जो हाथों का काम था वो रुक गया था। बुक्स पर जो भी कलाकारी की जाती थी वो अभी भी हाथों से की जाती थी। जैसे कि पेजेस के बॉर्डर बनाए जाते थे वो हाथों से बनाए जाते थे, कोई भी पैटर्न बनाया जाता था वो भी हाथों से बनाया जाता था। और 1550 तक पूरे यूरोप में ये प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की जाती है और बुक्स का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अगर हम प्रिंट रिवॉल्यूशन से पहले की बात करें तो किताबें पढ़ने का अधिकार सिर्फ एलाइट लोगों के पास था, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे या फिर जो अमीर लोग थे वहीं लोग किताबों को पढ़ सकते थे। क्यों? इसके 2 रीजंस थे। क्या? क्योंकि ये काफ़ी पढ़े लिखे थे और ये काफ़ी अमीर भी थे और ये आसानी से इनको अफोर्ड कर सकते थे। और जो कॉमन पीपल थे वो अनपढ़ थे और काफ़ी गरीब भी थे और इसलिए वो इन बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये जो कॉमन पीपल थे ये ओरल कल्चर को फॉलो करते थे, क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनमें से एक व्यक्ति नरेट करता था और बाकी सब सुनते थे। लेकिन प्रिंट रिवॉल्यूशन आने के बाद मार्केट में बुक्स के दाम काफ़ी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग भी आसानी से इन बुक्स को खरीद सकते थे। लेकिन जो गरीब लोग थे वो ये सोच रहे थे कि वो तो अनपढ़ हैं, तो वो इन बुक्स को खरीद कर करेंगे ही क्या, जिससे कि जो बुक पब्लिशर थे वो ऐसी बुक छापना शुरू कर देते हैं जिसमें ज़्यादा इमेजेस हो, यानी कि पिक्चर्स हो ज़्यादा, ताकि लोग आसानी से पिक्चर्स को देखकर समझ सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। प्रिंट के आने की वजह से कोई भी व्यक्ति अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों तक फैला सकता था। इससे लोग काफ़ी खुश भी थे, लेकिन कुछ लोगों को डर भी था।
उन्हें इस बात का डर था कि अगर प्रिंट पर कोई भी कंट्रोल नहीं किया गया, यानी कि क्या प्रिंट किया जाना चाहिए और क्या प्रिंट नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि कहीं कुछ ऐसा प्रिंट ना हो जाए जिससे कि लोग अपनी अथॉरिटी के खिलाफ हो जाएं। एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे मार्टिन लूथर। ये अपनी 95 थीसिस लिखते हैं। इसमें ये रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च में जो भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे थे उनका विरोध करते हैं। और ये रोमन कैथोलिक चर्च को ओपन चैलेंज भी करते हैं कि आए और उनसे बहस करें। और देखते ही देखते बहुत सारे लोग मार्टिन लूथर को सपोर्ट करने लगते हैं और उनकी 95 थीसिस पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो था कैथोलिक्स, दूसरा है प्रोटेस्टेंट्स। जो प्रोटेस्टेंट थे वो मार्टिन लूथर के सपोर्टर थे। अब देखो प्रिंट की वजह से क्रिश्चियन सोसाइटी में कितना बवाल खड़ा हो गया। अब देखते हैं प्रिंट एंड डिसेंट। जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जब वो धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं और उनको गलत तरीके से समझकर कुछ भी छपवा देते थे। 16वीं सेंचुरी में ऐसे ही एक मिलर थे जिनका नाम था मोनेक्यो। वो अपने एरिया के आसपास जितने भी बुक्स थे उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं और उन्होंने बाइबल भी पढ़ी और ये बाइबल के मैसेज को गलत समझ लेते हैं और उस मैसेज का विरोध करते हुए ये कुछ गलत छाप देते हैं, जिसकी वजह से जो रोमन कैथोलिक चर्च था उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं और वो मोनेक्यो को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाते हैं और बाद में मोनेक्यो को मरवा दिया जाता है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोमन कैथोलिक चर्च ने सेंसरशिप लागू कर दी और उन्होंने एक इंडेक्स बनाया 1558 में, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, यानी कि उन्होंने एक ऐसी लिस्ट बनाई जिसमें बताया गया है कि किन किन बुक्स के खिलाफ छपवाना प्रोहिबिटेड है, यानी कि वर्जित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।